उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करें और खुदा का नाम सबसे पहले लेते हैं। सब आँखों को बंद करें और हम इस सेमिनार के लिए शुक्रगुज़ारी करेंगे, अपनी टीम के लिए शुक्रगुज़ारी करेंगे और जितने लोग आ चुके हैं, उनके लिए हम शुक्रगुज़ारी करेंगे कि खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमें ये मौका, ये फ़ज़ल दिया कि हम सब एक जगह पर जमा हों और उसकी शुक्रगुज़ारी करने वाले हों। अजीब मशीर खुदाए कादिर अब्दियत के बाप शांति के शहजादे दिल और दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत से वक्त के लिए जो तूने हम सब की ज़िंदगी में बख्शा खुदावंद जितने लोग आ चुके हैं खुदावंद तेरा शुक्र हो बाप और खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं बाप कि तू आज खुद होकर बोलना जो काम तू करना चाहता है बाप तू खुद होकर करना और खुदावंद हमें जैसा तू चाहता है वैसे इस्तेमाल करना ताकि हम सब तेरी शुक्रगुज़ारी करने वाले हों ए मसीह यीशु ख़ास तौर पे खुदावंद उस स्पीकर के लिए दुआ करते हुए बाप जो आज तेरे लोगों से बातचीत शेयर करने को है तो उसे खुदावंद पाक का मसा अता कर ताकि वो जो कुछ बोले तेरे नाम के वसीला से बोलने वाला हम सबको खुदावंद यीशु खूब बरकत दे हमें सुनने वाले कान अता कर और समझने वाला ज़हन अता कर ताकि हम सब मिलकर तेरी शुक्रगुज़ारी करें मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन मैं अपने भाई उसामा को दावत दूँगी कि वो आएँ और थोड़ी देर के लिए हमसे खुदा के कलाम में से बात करें, हमारे साथ कुछ डिवोशन शेयर करें। भाई उसामा। मसीह के बाबरकत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती। मेरी उम्मीद है कि ये जो आज का कलाम खुदावन ने मुझे दिया है वो आप सबके लिए बाइस से बरकत होगा। अगर हम अपने नौजवानों की बात करें, यूथ की बात करें, टीनेज की बात करें, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे जो आज के नौजवान हैं वो नाउमीदी की तरफ, परेशानियों की तरफ जाते जा रहे हैं। खुदावन का जो जिंदा कलाम है वो हमें इन सब चीज़ों से निकलने की हिम्मत और ताकत देता है। खुदावन का कलाम हमें मोटिवेट करता है, मगर फिर भी नज़र आता है कई दफ़ा हमारी जो नौजवान हैं वो खुद को अकेला समझते हैं और वो समझते हैं कि दे आर अलोन। मगर खुदावन का कलाम ज़बूर 91 और उसकी वर्स 1 में कहता है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतलिक के साए में सुकूनत करेगा। हम खुदावंत के कादिर मुतलिक के साए में सुकूनत करेंगे, हम अकेले नहीं हैं। द प्रॉमिस इज सेफ्टी। और इसके साथ साथ कई दफ़ा जो है हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि हु इज़ ऑन माई बैक। हम परेशान होते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे साथ कौन होगा। तो जोशुआ उसकी वर्स 1, जोशुआ उसका चैप्टर 1 और उसकी वर्स 5 में ये वाज़ेह तौर पे लिखा है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैंने तुझ मैंने तुझसे रातबरदारी और भी। और जैसे कि हम इस कलाम में सुनते हैं कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। हमें नाउम्मीद होने की, हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इंसान होते हुए हमारे ज़हन में ये ख़्याल आता है कि क्या खुदावंद हमारी परेशानियों को जानता है? क्या वो देख रहा है कि हम किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं? इस्राया चैप्टर 43 और उसकी वर्स फर्स्ट में ये लिखा है, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है, तू मेरा है। खुदावंद हम सबको आज ये जो हमारा वेबिनार सुन रहे हैं, हमारे तमाम बहन और भाई, हम सबको
उनके उनके नाम से जानता है। खुदावंद जानता है कि हमारी क्या तकलीफ़ें हैं। खुदावंद जानता है हमारी क्या परेशानियाँ हैं। वो चाहता है कि हम निजात पाएँ। हमें नाउम्मीद होने की, परेशान होने की, अंधेरे की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदावंद हमारे साथ है। और इस आखिरी अगर हम इसका लफ्ज़ पढ़ें तो वो कहता है, तू मेरा है। हम खुदावंद के हैं। मगर ज़रूरत है कि हम अपनी कॉलिंग, अपना विज़न समझें कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। हम तो खुदावंद के हैं और खुदावंद भी हमारा है, मगर वो हमसे चाहता क्या है हमारी ज़ात से। उसने जो हमें पैदा किया है तो उसका मकसद क्या है? अपना विज़न जानने की, अपना पर्पस जानने की ज़रूरत है हमें। और इसके साथ-साथ अगर हमारे अंदर कोई भी टैलेंट है, कोई भी ख़ासियत, कोई भी स्किल है, तो ज़रूरी है कि हमारे जो बहन-भाई हैं, वो स्किल, वो टैलेंट, वो नॉलेज हम अपने बहन-भाइयों के साथ भी, अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। और ये द लाइट ऑफ वर्ल्ड मिनिस्ट्री आपको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रही है कि आपके पास अगर कोई स्किल है, कोई नॉलेज है, कोई टैलेंट है और आप अपने भाइयों तक वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफ़ॉर्म दिस प्लेटफ़ॉर्म इज़ फॉर यू। आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करके, हमसे कोऑर्डिनेट करके वो अपनी नॉलेज, वो अपना टैलेंट जो है, वो दूसरे अपने बहन-भाइयों तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि खुदावंद के कलाम का बीज आपकी ज़िंदगियों में फल करेगा। आमीन। आमीन। शुक्र है खुदावंद का, खुदा ने हमें इतने अच्छे भाई दिए कि उनके वसीला से हमने बहुत ही खूबसूरत बातें सीखी। नाउम्मीदी से हमें किस तरह दूर रहना है और खुदा हमारे साथ रहता है हर चीज़ में, हर काम में। शुक्र है खुदा का। और अब मैं भाई अनीस को दावत दूँगी कि वो सामने आएँ और एक छोटी-सी एक्टिविटी हमारी यूथ के साथ करें, ताकि हम सब जो है वो अपने सेमिनार के लिए आगे तैयार होने वाले हों। हेलो। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही मेरी सबको? जी, जी भाई, आ रही है। बिल्कुल ठीक होगा। सो आए हम जल्दी से अपनी जगह पे खड़े होंगे सारे। ये जितने सारे नौजवान हैं, अभी आप आ गए आज, तो हम जल्दी से खड़े होंगे मूसा भाई सारे। तो हाथ सबके खाली हैं। अगर हाथ में आपने कोई डायरी या अपनी बाइबल पकड़ी हुई है तो आप कुछ मिनटों के लिए जो वो नीचे रख दें, अपने आप को एनर्जेटिक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सारे सर्दी भी है और जिस्म अभी ठंडे पड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठंडे हैं लेकिन गर्म हो गए। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग, आप ये समझें, फॉर एग्जाम्पल आपने ये सोच लें बल्कि सोच लिया कि आपको जिस काम के लिए आप यहाँ पे आज मौजूद है, स्कॉलरशिप आपको मिल गई है। ठीक है, तो हर किसी का प्लान होगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या कह सकते हैं वकील, या कुछ भी तरह तरह की चीजें। तो हर किसी का अपना अपना प्लान है आगे बढ़ने का। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर आपको स्कॉलरशिप को मिल जाती है,
कैसे खुशी को महसूस करेंगे और क्या एक्शन करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बन जाता हूँ कि पायलट बन जाता हूँ, मैं समझता हूँ कि स्कॉलरशिप मिल जाती है, मैं इस लेवल पे पहुंच जाता हूँ, तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, तो मेरा जो साइन होगा, जाहिर सी बात है जहाज होगा, तो ऐसे मैं जब ऐसे ऊपर की तरफ होती है, मेरा ये साइन था, मैं बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ। तो आप किस तरह से महसूस करेंगे अपनी खुशी को? सारे अपना अपना जो पोज है ना वो उतारे, समझे आपको मिल गई है स्कॉलरशिप, तो आप किस तरह से आप वो उस पोज को उतारेंगे सारे जी। ये वाले भी जो मेरे साथ सामने भाई हैं बहनें हैं, तो किस तरह से मूसा अगर आपको मिली है तो आप किस तरह से इस खुशी को महसूस करेंगे? नहीं नहीं मतलब एक्टिव के साथ ऐसे कोई हरकत के साथ एक्शन के साथ आने ये सारे हम करेंगे। तो मैं जब 3 बोलूंगा तो आपने स्टार्ट करना है, जब मैं 3 बोलूंगा तो आपने एक्शन के साथ उस एक्शन को करना है, ठीक है। कोई भी किसी किस्म का भी हो सकता है, तो आपने एक्शन जरूर करना है, ठीक है, सबके लिए और जो मुझे सुन रहे हैं उन सबके लिए भी है, ठीक है। तो मैं जब बोलूंगा ना 3 तो आपने करना है सारों ने एक्शन। 1 2 जैसे भी आपने कुछ तो किसी का विजन है, ठीक है, तो आपने वो करना है, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। आपका दिया ओके फिर से मैं भाई कैमरा ऑफ नहीं करना अमित भाई का, तो काइंडली जब मैं बोलूंगा तो आपने एक्शन के साथ, ठीक है, ये वाले भाई, तो ठीक है, मैं जब 3 बोलूंगा 1 2 3 बोले सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आई। कोई भी आ रहे जी, अब आ रही आवाज? हेलो जी सर, एक दफा सॉरी रिपीट कर दें, आपकी आवाज नहीं आई थी। मेरे वालों को आ रही है लेकिन एक्शन नहीं कर रहा। जी अब आ रही है? जी सर, हेलो अभी आई है आपकी आवाज। थैंक यू थैंक यू। जी अब आ रही है, तो मैं 3 बोलूंगा तो आपने वो एक्शन करना है, ठीक है, सारों ने मिलके। जैसे कोई सा भी, जैसे मरीसा ने किया कि थैंक यू जीसस, तो ये भी एक खुशी का इजहार है। तो आपको अगर मिल जाती स्कॉलरशिप अच्छी, तो आपका तो कुछ तो रिएक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा दानिश के नहीं होगा? जी सर, ठीक हो। है, तो चले मैं जब 3 बोलूंगा तो आप सबने बड़े खुशी के साथ अपना इजहार भी करना है। तो अगर आप उदासी चेहरे के साथ करेंगे तो समझेंगे हम कि फिर आप ना मिल तो गई है लेकिन आप खुश नहीं है उस स्कॉलरशिप से। तो 1 2 3 स्टार्ट। प्रेज द लॉर्ड। वाओ, थैंक यू। अभी हम जो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं दावत दूंगा। जी मुझे सुन पा रहे हैं सारे? हेलो जी, जी भाई, हमने आपको सुन लिया और थैंक यू सो मच। आपने बड़ी ही ज़्यादा एनर्जेटिक हमें ये एनर्जाइज़र करवाया, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अब वक़्त है कि जिस चीज़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, हम उस चीज़ को स्टार्ट करें। तो आज हम सब थैंक यू मैं स्कॉलरशिप अवेयरनेस के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। तो हम अपने स्पीकर को दावत देंगे कि वो आएँ और जो खुदा ने उनको बरकत बख्शी है वो हमसे शेयर करें। आप सबकी आई गेस कि आप सबको तालियां बजा देनी चाहिए हमारे गेस्ट के लिए। हम आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? जी सर। वीडियो आपको क्लियर नहीं आएगी क्योंकि ये मेरे पास वेबकैम नहीं था, लेकिन मैंने सोचा इसकी अभी ज़रूरत नहीं है।
तो बेसिकली ये लैपटॉप मुझे स्कॉलरशिप पे ही मिला है। 2017 में शुभाश्री यूथ इनिशिएटिव था जिसमें लैपटॉप स्कीम में जो जिनके मार्क्स ज़्यादा होते थे या जिनको स्कॉलरशिप मिलता था उनको ये लैपटॉप दिया जाता था। तो मुझे शुरू से ही स्कॉलरशिप्स की आदत है। और बाकी आप लोग काफ़ी सीरियस लग रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अगर आपके पास बाइबल्स हैं, तो आप उनको बेशक रख लें और जो नोटबुक्स हैं आपकी, वो आप निकाल लें। अगर किसी हब में से किसी को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो मुझे पहले बता दें। आप सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके। सबसे पहले मैं आगे बढ़ना चाहूँगा अपनी जो फर्स्ट स्कॉलरशिप है मेरी, जिसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं स्कॉलरशिप विनर तो नहीं हूँ, लेकिन एक बार मैंने अपने चर्च में ऐसे ही फर्स्ट टाइम सोचा कि जो हमारे चर्च की यूथ है, उनको हम स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएँ। तो जब मैंने जो चर्च के बुज़ुर्ग थे, उनसे मैंने बात की कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने तो स्कॉलरशिप विन नहीं की, तो आप क्यों दूसरों को बताना चाहते हो? या तो आपने खुद स्कॉलरशिप विन की हो, तो फिर मेरी जो पर्सनल मेरी ख्वाहिश थी वो यही थी कि जो स्कॉलरशिप का टाइम है वो अभी स्टार्ट होने लगा है या हो गया होगा। काफ़ी जगह पे स्कॉलरशिप्स की जो एप्लीकेशंस है वो ओपन होना स्टार्ट हो गई हुई हैं। तो मेरा ये था कि क्यों ना जो हमारी चर्च की यूथ है या डिफरेंट जो यूथ ग्रुप्स हैं उन पे जाके स्कॉलरशिप के बारे में अवेयरनेस दी जाए, ताकि मेरे साथ वो भी अप्लाई कर सकें। अगर मेरा नहीं होता तो कम से कम बाकियों को उससे कहीं से कहीं फ़ायदा हो। अ, तो सबसे पहले मैं जो स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहता हूँ, उसमें ये बताना चाहता हूँ, कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो पार्शियली फंडेड होती हैं। पार्शियली फंडेड का मतलब ये होता है कि उसमें जो अमाउंट ऑफ देते हैं ट्यूशन फी, वो हो सकता है वो फुल ट्यूशन फी दे रहे हो, लेकिन वो अकोमोडेशन आपको साथ ना दे रहे हो, मतलब हॉस्टल की आपके पास फैसिलिटी ना हो। अ, कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो फुली फंडेड होती हैं, जिसके अंदर आपकी ट्यूशन फी भी आ जाती है और जो क्या कहते हैं, आपको अकोमोडेशन भी वो प्रोवाइड करते हैं और मेरिट होती हैं। अब हम देखते हैं कि कौन-सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करना चाहूँगा, अ, अब सब मुझे अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बता देंगे? अगर कोई बीएस का स्टूडेंट आपके ग्रुप में हो या कोई एफएससी का स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट या बीएस का स्टूडेंट हो। बिल्कुल सर, मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ, बीएस अकाउंट्स एंड फाइनेंस। एंड और किस सेमेस्टर में हो? सर मेरा चल रहा है, फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और किस यूनिवर्सिटी में हो आप? सर इट्स माजू, कॉल्ड ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी फ्रॉम कराची। ओके, ओके, ओके। फ्रॉम कराची, ठीक है, बहुत अच्छे। और कोई अपना इंट्रोडक्शन अगर देना चाहे तो? आज जी इस्लामाबाद जैसे हब से जी, बताएँ। आज जी आवाज आ रही है। जी, जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। आज सारे जो हुँ, मैट्रिक से ऊपर और इंटर कर रहे हैं सारे। ठीक है। जी ठीक है, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है वो मोस्टली यही अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोग मैट्रिक में हैं या इंटरमीडिएट में हैं। जी कुछ आप में से ऐसे स्टूडेंट जो बीएस कर रहे हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप सब लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जिनको ये मौका मिल रहा है
कि आप सबको स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि जब हम आपकी एज में थे हमारा कोई गाइड करने वाला नहीं था या कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। इवन हमें ये गाइड करने वाला नहीं था कि हमने आगे जो करियर पाथ चूज़ करना है वो क्या है? एफएससी के बाद क्या करना है? और मैट्रिक बेसिकली जो लेवल होता है उसपे हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने आगे कौन-सा करियर पाथ चूज़ करना है। तो हम उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि आया ये करें या वो करें। फिर हम दूसरों से मशवरा ले रहे होते हैं। कभी-कभार ये होता है कि हम ऐसा पाथ चूज़ कर लेते हैं, कोई मशवरा देता है हमें ये पाथ चूज़ कर लो, लेकिन आपकी जो कॉलिंग होती है या आपका जो इंटरेस्ट होता है वो उस सब्जेक्ट में बिल्कुल नहीं होता। तो वहाँ हम जाके कहीं न कहीं जाके जब हम स्टडी कर भी लेते हैं, तो कहीं न कहीं जाके हम फेल हो रहे होते हैं। हमारे माइंड में चल रहा होता है कि अ, अगर मैं वो वाला पाथ चूज़ कर लेता, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता। तो करियर काउंसलिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी मैं आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में उससे बताऊँगा कि आपने किस तरीके से स्कॉलरशिप को विन करना है। उसमें जो स्कॉलरशिप्स हैं, वो पाकिस्तान की भी स्कॉलरशिप जो मैं 2 बताऊँगा, जो यूजुअली क्रिश्चियंस को मिल जाती है। उसमें जो फर्स्ट स्कॉलरशिप जो हमारी आती है, वो इंटरफेथ का डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से हर साल एक इश्तिहार निकलता है और उसको क्या कहते हैं, उसपे बंदा फॉर्म वगैरह फिल करता है, उसकी कुछ अटेस्टेशंस हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स आप पूरे करते हो, जब आप सबमिट करवाते हैं, तो तकरीबन 9 से 10 महीने बाद आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके अलावा जो बेसिकली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस या जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं बच्चे, उनके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है कि होती है कि आप लोग शायद कुछ इस्लामाबाद से भी हैं, कुछ कराची से भी हैं। जो पंजाब से हैं, उनके लिए अपॉर्च्युनिटी होती है कि वो पीफ पे अप्लाई कर सकते हैं। पीफ का मतलब होता है पंजाब एजुकेशनल एंडोनमेंट फंड। तो जो मेरी बैचलर्स की सारी स्कॉलरशिप्स थी, वो उसके थ्रू मुझे मिली। उसके अंदर ये था कि 3000 पर मंथ का मेरा स्टाइपेंड था। वो तकरीबन 6 महीने बाद स्कॉलरशिप आती थी, तो 18,000 आ जाता था। तो बीएस मैंने बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला से किया है, बीएस केमिस्ट्री। और उसमें ये था कि मेरी जो एजुकेशन की फीस होती थी, वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मिल जाती थी एज़ अ स्टाइपेंड। तो 4 साल जो मेरे थे वो वो स्कॉलरशिप में गुज़रे। उसके बाद जो अ, ड्यूरिंग बीएससी मुझे लैपटॉप मिला गया गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी जो मैं आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में जिसके अंदर मैंने ज़्यादा एम्फेसिस करना है, वो इस पे करूँगा कि हमने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स को विन करना, ठीक है? और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स को विन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। क हमें सिर्फ़ देखना पड़ता है कि कौन-सी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जिनको हमने पूरा करना है, तो हमें वो स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप वो चीज़ें सारे को पूरा कर लेते हैं, तो वो स्कॉलरशिप आपको 100% चांसेस है वो आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ आपको हंगरी का स्कॉलरशिप। अगर मैं स्क्रीन शेयर यहाँ से करूँ अ, इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। विंडो है। आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? ओके। जो फर्स्ट स्कॉलरशिप के ऊपर मैंने आपको बताना चाहता हूँ, वो है हंगेरियन स्कॉलरशिप। ये आपको सेकंड लिंक दिख रहा है? स्टाइपेंडियम हंगरी कम। इसका नाम आप नोट कर लें। ये इसकी वेबसाइट है। आई थिंक सो सही इस पे नहीं नज़र आ रहा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये स्क्रीन आपको शो हो रही है सबको? ये हंगरी की वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं। इसका नाम आप नोट कर लें, स्टाइपेंडियम हंगेरियम।
ठीक है? और इसकी जो स्कॉलरशिप्स है वो ओपन हो चुकी हुई हैं। ये यहाँ से कुकीज़ आ गए हैं, एक्सेप्ट ऑल। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है। इसके बाद हम इसके ऊपर जब हम देखते हैं, ये होम का पेज है, अबाउट है, पार्टनर्स है, फाइंड स्टडी फाइंडर है, हमने अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, अब इस तरह आ रहा है कॉल फॉर एप्लीकेशंस। जैसे इश्तिहार नहीं आता, एडवर्टीजमेंट, उधर जो वर्ड्स यूज होते हैं यूरोप वाली साइड पे वो होते हैं कॉल फॉर एप्लीकेशन। ये बेसिकली हंगरी जो स्टेट है वो यूरोप की स्टेट है, और इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो भी आपने गौर करने हैं। ठीक है, अगर मैं अप्लाई हेयर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा हाँ जी, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, और इसमें ये नीचे फीचर्स दे दिए हैं। ये पूरी वेबसाइट है। ठीक है, आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं? सपोज मैं केमिस्ट्री का हूँ तो मैं केमिस्ट्री सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं देख लेता हूँ, यहाँ बैचलर्स के भी आप देख सकते हैं कोर्सेज, मास्टर्स के भी कोर्सेज देख सकते हैं, डॉक्टोरल देख सकते हैं, पीएचडी के कोर्सेज। आपने उसको उस लिहाज से फिल्टर कर लेना है। सपोज मैं मास्टर बैचलर्स का स्टूडेंट हूँ और मैंने अगर मास्टर्स पे अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे देख लूँगा, सर्च करूँगा, फिल्टर अप्लाई करूँगा, और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका जो वेबसाइट्स हैं वो मुझे मिल जाएंगी सारी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पैक्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ पनोनिया है, डिफरेंट डिफरेंट नाम की, यूनिवर्सिटी ऑफ शेजेड है, और इधर अभी आ रहा है ऑप्शन अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ के आप नीचे अगर देखो तो ये एप्लीकेशन डेडलाइन है 15 जनवरी 2024 की एप्लीकेशन डेडलाइन है। बुदापेस्ट टाइम, बुदापेस्ट हंगरी का कैपिटल है, उसका टाइमलाइन है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिकन है, ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है। तो उसका आपको लिंक मिल गया, मतलब तकरीबन 19 यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ना 19 सर्च रिजल्ट्स, इसका मतलब ये है कि तकरीबन 19 यूनिवर्सिटीज हैं जो मास्टर्स इन केमिस्ट्री का कोर्स ऑफर कर रही हैं। और ये सारी जो हैं, ये अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो ये सब वो है स्कॉलरशिप पे हैं सारी। इस पे आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ स्कॉलरशिप्स का बताता चलूं। कुछ स्कॉलरशिप्स का अगर बताता चलूँ तो ये जो हंगरी की स्कॉलरशिप है उसमें तकरीबन आपको 450 यूरोस मिलते हैं। ठीक है, पर मंथ। और अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 1.5 लाख रुपया बन जाता। ये देखिए, अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ यूरोस, मैं आपको शो करवाता हूँ। ठीक है, ये तकरीबन अगर 450 यूरोस हमें मिल जाते हैं तो ये तकरीबन पाकिस्तानी जो कन्वर्ट करते हैं तो हमें 140 तकरीबन 1,40,000 रुपीज़ पर मंथ उनकी गवर्नमेंट हमें पे करेगी। ठीक है, ये वो स्कॉलरशिप है जो उन्होंने हमको पे करनी है। इसके अलावा आप जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ गए होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ गए होते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो उधर पार्ट टाइम जॉब कर सके। तो जो वीक में या डे में आपको अलाउ होता है, पर वीक आपको 20 आवर्स मिलते हैं कि आप 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। ठीक है, वो पर आवर के हिसाब से आपको पे करते हैं। यूरोप में पर आवर के हिसाब से करते हैं पे, वो मंथली आपको पे नहीं करते कि इसको हम 15,000 दे दें या इसको हम 18,000 रुपया दे दें, पर मंथ के हिसाब से। वो आवर्स के हिसाब से देते हैं कि 1 घंटे का इसको हम 6 यूरोस देंगे। ये मिनिमम जो जो बिल्कुल छोटी जॉब्स हैं, उनका मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 6 यूरोस पर आवर के हिसाब से आपको पे करते हैं, और 6 यूरोस तकरीबन बन जाते हैं। पाकिस्तानी लिहाज से देखें तो ये तकरीबन 1,800 रुपए आपको पर आवर का मिलता है। और अगर आप 1 दिन का अगर आप काम करते हैं वहाँ पे 4 घंटे अगर आप काम करते हो तो तकरीबन आपके पास 7-8 हज़ार आप दिन का कमाते हो उधर। तो मंथली के लिहाज से देखो तो तकरीबन 480 यूरोस आप बिल्कुल जो लो लेवल जो जॉब्स हैं, या हम उसको कह सकते हैं कि जो लो इनकम जॉब्स हैं, ठीक है? उधर से आप 4
480 यूरोस कमा सकते हो। मतलब 480 यूरोस आपको जो है 450 यूरोस आपको स्कॉलरशिप से मिल रहा है और 480 यूरोस आप उधर जो यूरोप की कंट्री है वहाँ पे आप काम करके एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट कमा सकते हो। तो अच्छी चीज़ नहीं है कि हम क्या कहते हैं अब यहाँ स्टडी करते हुए हम पैसे भी भरेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम हॉस्टल का भी खर्चा उठाएँगे और जब क्या कहते हैं बाहर अगर हम पढ़ने जाते हैं तो वो हमें पे भी कर रहे हैं और हमें क्या कहते हैं मौका दे रहे हैं कि हम पार्ट टाइम वहाँ जॉब भी कर सकते हैं और डेढ़ 2 लाख मतलब आप 3-4 लाख तो आप मंथली कमा लोगे। मास्टर्स करते हो, आप स्टडी भी करोगे, आप 4 लाख आप वहाँ पे कमा भी लोगे। तो ये हंगरी की स्कॉलरशिप्स है, ये जनरल स्कॉलरशिप्स है, ये सिर्फ़ क्रिश्चियन बच्चों के लिए नहीं है। ये इस पे हर बंदा भी अप्लाई कर सकता है। क्रिश्चियन जो स्टूडेंट्स होते हैं या क्रिश्चियन कंट्रीज़ जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, उसमें क्रिश्चियन स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी स्कॉलरशिप हंगरी अलहदा ऑफ़र करता है। उसमें जो है वो डिफरेंट चर्चेज़ होते हैं, जमा करती हैं, तो वो उस पे से पे करते हैं। उसपे हम अगर सर्च कर लेते हैं, तो वो आ जाता है हंगरी स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फॉर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ये आ रहा है, ये वाला लिंक है, ठीक है? स्कॉलरशिप फॉर हंगरी यंग पीपल, ठीक है? हम इस पे अप्लाई नाउ पे कर देते हैं, तो इसका इंटरफेस वैसे ही है जैसे हमें पहले ही जो स्कॉलरशिप थी उसका मिला था। इस पे हम कहते हैं यस डोंट टास्क मी अगेन, मुझे बार-बार ना पूछो। हम यहाँ भी अगर स्कॉलरशिप्स पे देख लेते हैं और मास्टर्स का ही देखते हैं कि अगर वहाँ एप्लीकेशंस ओपन हुई हैं कि नहीं हुई। तो हम देखते हैं तकरीबन यहाँ 13 यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं जो ऑफ़र कर रही हैं और इधर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। इसकी जो डेडलाइन है वो 10 जनवरी है और उसकी डेडलाइन तकरीबन 14 जनवरी तक आप उस पे अप्लाई कर सकते हो। सपोज़ यहाँ से मैं कोई भी यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ अप्लाई नाउ, तो मुझे यहाँ पे पहले आईडी बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन निकालूँ कि मुझे कौन से रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी इस पे अप्लाई करने के लिए, तो वो मैं देख लेते हैं। ठीक है? ये लिखा हुआ है एंट्री क्वालिफ़िकेशन। आपको इस पे अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है आपकी 16 इयर्स की एजुकेशन जिसके अंदर बीएस आ जाता है, बीएस ऑनर्स या आपने पाकिस्तान से अगर मास्टर्स करते हैं तो वो भी 16 इयर्स ही बनते हैं आपके। जो आपकी मास्टर्स करने के बाद आपको फिर अगर पाकिस्तान से मास्टर्स करते हैं जो अभी तो बंद हो गया है, लेकिन अगर आपने मास्टर्स किया हो तो आपको फिर से यूरोप में जाके मास्टर्स करना पड़ता है क्योंकि वो इसको एज़ अ 16 ईयर ऑफ एजुकेशन गिनते हैं और उसके बाद फिर आपको मास्टर्स पे करना पड़ता है और बीएस ऑनर्स में भी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होती है। इसके लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है? उसके लिए आपको आइल्टिस करना पड़ता है 5.5 बैंड के साथ या प्लस 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। टॉफल का स्कोर इन दोनों में से एक करना पड़ता है। ये इंग्लिश टेस्टिंग सर्विसेज़ होती है, ठीक है? इसमें बेसिकली वो देखते हैं कि जो बंदा हमारे पास आ रहा है उसको इंग्लिश बोलनी आती भी है कि नहीं आती। या तो आपने ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है जहाँ पे पहले से जो मीडिया फ इंस्ट्रक्शन है वहाँ का वो इंग्लिश है। जैसे बीकन हाउस वगैरह के स्कूल्स होते हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उस पे जो मीडिया फ इंस्ट्रक्शन होता है, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इंग्लिश होता है। तो आप जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है या मीडिया फ इंस्ट्रक्शन का लेटर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं और जो अपनी इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास डिग्री होनी चाहिए बीएस ऑनर्स की। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास पूरी होनी चाहिए। या तो आप मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन का सर्टिफ़िकेट अपनी यूनिवर्सिटी से बना लो या तो आइल्टिस का टेस्ट देना पड़ता है। अब आइल्टिस का टेस्ट से हम बहुत लोग घबराते हैं अ, कि ये मुश्किल है कि नहीं है।
मुश्किल होएगा, ये होएगा, लेकिन जो मैंने आइल्स का डिस्कवर की है वो सारी टेक्निक्स है। अगर आपको टेक्निक्स आती है तो आप आइल्स का टेस्ट अच्छे बैंड से पास कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर बेसिकली होता है, आपने 1 डेढ़ पेज का मोटिवेशनल लेटर लिखना होता है। उसमें आपने ये बताना होता है कि आप हंगरी क्यों आना चाहते हो, आप कौन हो, ठीक है? हू आर यू? ठीक है, उसमें आप बताते हो कि उसमें आप नाम वगैरह नहीं उनको बताते हो, उनमें बताते हो कि आपकी जो आपका जो पर्सनल स्किल्स हैं वो क्या हैं, ठीक है? और बीएस में जब आपने एजुकेशन हासिल की उसका जो स्किल्स हैं वो क्या हैं? वो आप बताते हो और आप बताते हो उनको अगर मैं मास्टर्स करना आना चाहता हूँ, मैं क्यों करने आना चाहता हूँ और मास्टर्स के बाद मुझे क्या फ़ायदा होएगा और मैं अपनी कंट्री को क्या फ़ायदा पहुँचाऊँगा। इसकी एप्लीकेशन अभी ओपन है और 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अ, ये बेसिकली मैंने आपको बताया है हंगरी के लिहाज से। अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप तो बेसिकली बीएस के स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, तो मैं आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी बताना चाहता हूँ जो आप इंटरमीडिएट के बाद भी अवेल कर सकते हो, ठीक है? और उसका नाम है ओस बिल्डिंग। ये जर्मनी की एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम ही आप समझ लें, ओस बिल्डिंग के नाम से है। ये मैं आपको उसके साथ लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है? आप जर्मनी में भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर जो है इंटरमीडिएट आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, ठीक है? ओस बिल्डिंग इसके डिफरेंट से नाम वर्ड्स हैं, ठीक है? इसकी जो प्रोनंसिएशन हम इंग्लिश में देखेंगे तो वो फ़र्क बनेगी, लेकिन जर्मन की जो प्रोनंसिएशंस होती हैं वो क्वाइट डिफरेंट होती हैं। तो अगर हम देखते हैं ये ओस बिल्डिंग की स्कॉलरशिप्स है जो इंटरमीडिएट के लिए है। उसके बाद आप इंटरमीडिएट के बाद भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसको बैचलर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हो इस पे, आप इसको जो है वो अपनी पीएचडी करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। ये जो प्रोग्राम जर्मनी ने लॉन्च किया है उसका मकसद ये है कि जो उनके पास स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनकी जो कमी है, ठीक है? आफ्टर कोविड उनके जो लेबर्स थी वो काफ़ी कम हो गई, उनके जो अ, वर्कर्स थे उनकी काफ़ी डेथ हुई वहाँ पे। पाकिस्तान में इतनी डेथ की रेशियो नहीं थी जितनी जो यूरोप की कंट्रीज़ में थी। उनकी काफ़ी ज़्यादा डेथ हो गई थी और जो था अ, उनकी जो लेबर की रिक्वायरमेंट थी, वो उसको पूरा करने के लिए अब जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको दूसरी कंट्री से बुलाते हैं। आपने डीएई का नाम सुना होगा जिसको हम डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग कहते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होते हैं जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है या दूसरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग है, ठीक है? अब वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी उसको हम कहते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग का शायद आपने नाम सुना हो, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया जाता है, डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग्स का। और ज़मरान ज़हीर सवाल करना चाहते हैं शायद कोई? ज़मरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अभी, अगर आपने पूछना है तो। वेटिंग फॉर सर्टेन टाइम। ओके, अगर नहीं है सवाल फिर हम आगे चलते हैं। ये ओस बिल्डिंग का नाम, ये जो जितनी वेबसाइट्स बता रहा हूँ उसका आप नाम नोट कर लें, आपको जितना मर्ज़ी आप सुन लें उसको आपको याद नहीं रहना। बेशक वो मोबाइल पे नोट कर लें, मोबाइल को हम पॉज़िटिव यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके ज़रूर नाम नोट कर लें, आपको याद नहीं रहनी चीज़ें। ठीक है? ये ओस बिल्डिंग वेबसाइट है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये जर्मन लैंग्वेज आ रहा है, इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है? और यहाँ से अलाउस कुकीज़ कर लेंगे। अब इसमें जो इसकी वेबसाइट है, उसके अंदर हम 2 ऑप्शन देख सकते हैं, एक प्रोफ़ेशन का है और एक लोकेशन का है और आगे पोस्ट कोड भी लिखा हुआ है, तो आप लोकेशन भी अपनी फाइंड कर सकते हैं और जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, जर्मनी की है, जर्मनी में डिफरेंट सिटीज़ हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है? उस स्टेट्स के लिहाज से आप अपनी लोकेशन फाइंड कर लें और अपना जो प्रोफ़ेशन चूज़ करना है, वो आप अपना प्रोफ़ेशन चूज़ कर लें। किस्म की
करवाई जाती हैं। उसके अंदर आपको वो ड्यूरिंग ही ट्रेनिंग आपको ट्रेनिंग भी मिलती है और आपको वो जो स्टाइपेंड है वो भी देते हैं, ठीक है? और इसमें देखा जाए जो अ, ओके 15 मिनट्स हैं हमारे पास, उसके बाद मीटिंग क्लोज़ होएगी। अच्छा, इसमें देखा जाए तो जो प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ हैं जैसे नर्सिंग डिग्रीज़ इस पे, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर कितनी वोकेशनल ट्रेनिंग्स इंक्लूड है। अगर मैं जॉब्स पे जाऊँ और इसके प्रोफ़ेशंस को सर्च करूँ, तो ये एएसएएन एस्थेटिकल टेक्निकल असिस्टेंट भी आप बन सकते हो इसको करके। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं वो होते हैं मेरे ख़्याल से जो अ, आँखों के डॉक्टर होते हैं या जो आँखों के ज मतलब करते हैं, उनका इलाज करते हैं। उसके बाद आप बैंक क्लर्क भी जा सकते हो, आप बेकर भी जा सकते हो, आप बेकरी के सेल्स पर्सन एज़ जा सकते हो, आप प्रोफ़ेशनल ड्राइवर जा सकते हो। आप इसमें फ्यूनरल स्पेशलिस्ट की भी ऑप्शन है, डिफरेंट पोज़ीशंस इस पर बताई गई हैं, ठीक है? गनस्मिथ की भी है, बुचर की भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है, डिफरेंट डिफरेंट ये सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज़ होते हैं, फोटोग्राफी की है, हेयर ड्रेसर की है, ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट की है, ये सारे डिफरेंट ऊपर कोर्सेज़ हमें दिख जाते हैं। ये खत्म ही नहीं हो रहे। मतलब इन कोर्सेज़ को करने का फ़ायदा ये होता है कि ये ड्यूरिंग जॉब आपको क्या कहते हैं, आप ट्रेनिंग भी करते हो और आप अपनी स्टडी भी करते हो। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको वो स्किल्स भी सिखाते हैं और आपकी जो एजुकेशन है वो भी देते हैं और उसके जो इवज़ है आपको वो स्टाइपेंड देते हैं। और कुछ हम ऐसी जॉब्स देख लेंगे जिनका स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर मैं जॉब्स देख लेता हूँ हाईएस्ट पेड प्रोफ़ेशंस में, ठीक है? इसके अंदर मैं देखूँ तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, ठीक है? जिसको पर फर्स्ट ईयर में आपको तकरीबन वो 1100 50 यूरोज़ देंगे, ठीक है? वो आपको पे करेंगे इतना और 1150 यूरोज़ मेरे ख़्याल से कम भी 6 लाख, साढ़े 6 लाख बन जाता है। मतलब आफ्टर 8 लाख इंटरमीडिएट के बाद भी कमा सकते हो जर्मनी में जाके। उसके बाद जब सेकंड ईयर में आप होगे 3 साल के कोर्सेज़ होते हैं, सेकंड ईयर में आप होगे तो आपको 1150 यूरो से लेके 4000 यूरोज़ जो है, वो भी मिल सकता है। अगर 4000 यूरोज़ आप देखो, तो सेकंड ईयर में ही आप तकरीबन 10 लाख पर जो मंथ है वो कमा सकते हो। इट्स नॉट छोटी अमाउंट, ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो आप उधर जाके कमा सकते हो। 10 लाख रुपया, पाकिस्तानी रुपया, ठीक है? पर मंथ के लिहाज से। थर्ड ईयर में और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है? ये एक प्रोफ़ेशंस है, उसके अंदर लिखा हुआ है 30 वैकेंसीज़ इसकी अवेलेबल हैं। उसके बाद शिप मैकेनिक है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है उधर, तो वो उसके जिसकी ज़्यादा डिमांड है उसके जो स्टाइपेंड है वो भी ज़्यादा होता है। तो थर्ड ईयर में इसका भी स्टाइपेंड अगर देखें तो 1805 यूरोज़ बन जाता है, तकरीबन 8-9 लाख। पुलिस ऑफ़िसर्स की जॉब है, उसके बाद नर्सिंग स्पेशलिस्ट की जॉब है, बैंक क्लर्क्स की जॉब है, सोशल इंश्योरेंस क्लर्क की जॉब है। ये डिफरेंट डिफरेंट जैसे वो बीमा कंपनीज़ होती है ये, वो ही है सोशल इंश्योरेंस क्लर्क। जैसे जुबली इंश्योरेंस है, ईएफयू इंश्योरेंस है। सेम काम जो पाकिस्तान में आपको करके 15-20 हज़ार मिले हैं, वहाँ पे आपको लाखों के हिसाब से पे करते हैं वो। बिज़नेस फॉर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है, ब्लिक क्लियर है, ठीक है? जिसको आप मज़दूर कहते हैं या इसका मिस्त्री कहते हैं। अगर आप मिस्त्री बन के भी उधर जाते हैं तो तकरीबन आपको 1305 यूरो से 1500 यूरोज़ तक वो पे करते हैं। उसके बाद ये है जो प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, इसकी पे बहुत ज़्यादा है उधर, ठीक है? लीगल एनालिसिस्ट है, फिज़िक्स लैबोरेटरी असिस्टेंट की बड़ी अच्छी जॉब है उधर। मतलब ये सारी आईटी स्पेशलिस्ट की हैं, तकरीबन ये 296 वैकेंसीज़ अवेलेबल है। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है, वो हमारे पास आ जाती है नर्सिंग स्पेशलिस्ट की। मतलब मेडिकल जो प्रोफ़ेशन है उसमें इतना बर्डन है, सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उधर भी काफ़ी मतलब जो लेबर है वो उनके पास कम है। तो वो चाहते हैं हमारे पास ऐसी लेबर मतलब इस लेबर को हम पूरा करने के लिए हम दूसरी कंट्री से जो
लोग हैं उनको बुला लें। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं फॉर इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और ये हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह जो है वो हमें शो करना स्टार्ट हो गया। ट्रेनिंग एज़ अ नर्सिंग प्रोफेशनलिस्ट एट डीआरके सिस्टरहुड केसरिया। ओके, ये चीज़ें हैं उसमें अप्लाई करने का जो मेन जो आपको चीज़ चाहिए होएगी, आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा भी मतलब आपके पास एफएससी का सर्टिफिकेट भी है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है बोलनी, ठीक है? इसके लिए वो इंग्लिश डिमांड नहीं करे, आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको कोई बैंक स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बस सीवी चाहिए जिसके अंदर आप अपना जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप बताओगे, ठीक है? और जो मेन इसकी रिक्वायरमेंट है या मेन हर्डल जो एज़ अ पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो होती है जर्मन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो हाईएस्ट पेड जॉब्स हैं उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज भी उस तरीके की आनी चाहिए, मतलब इसके अंदर डिफरेंट लेवल होते हैं। A1 लेवल, B1 लेवल या B2 लेवल या C2 लेवल। मतलब ऊपर जैसे C1 तक आप जाते हो तो उसका मतलब होता है कि ये हाइली प्रोफिशिएंट है, ठीक है? A1 या A2 जो लेवल होते हैं उसमें आप इतना आपको जर्मन आती है कि आप दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन जो हाइली पेड जॉब्स हैं तो उसके लिए आपको जर्मन भी चाहिए होती है, इवन B2 या C1 लेवल की, जो आप पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके या सीख के उसका टेस्ट पास करके फिर आप उस जॉब पे अप्लाई कर सकते हो। तो तिबन जो आप जर्मन लैंग्वेज सीखना भी मुश्किल नहीं है अगर आप टाइम देते हो इसको, ठीक है? तिबन 4 से 5 मंथ का, ठीक है? तो आप इसको सीख सकते हो और अगर आपको सीखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑनलाइन जो प्लेटफ़ॉर्म्स है उससे भी सीख सकते हो। जो यूट्यूब है उसको सिर्फ़ गानों के लिए इस्तेमाल ना करो या मूवीज़ देखने के लिए इस्तेमाल ना करो। उसके ऊपर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड होती है। जैसे अगर यूट्यूब में आपको ओपन करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ जर्मन लैंग्वेज ऑनलाइन कोर्स, ठीक है? ये 66 वीडियोज़ हैं, जो जर्मन लैंग्वेज के लिए उन्होंने दे दी है, ठीक है? आप इस पे जाके सीख सकते हो। 10-10 मिनट की वीडियोज़ है, आप दिन में 1-1 करके भी सीखो तो 66 वीडियोज़ आप आसानी से 2-3 महीने में आप कर सकते हो। और अगर आप 4-5 महीने में इसको सीखना चाहो तो आप उसमें प्रोफिशिएंट भी हो सकते हो। इट्स ऑल अबाउट आप कितनी प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर, ठीक है? इंग्लिश भी यही है, जब तक आप बोलते नहीं हो आपको नहीं आएगी। आप इंग्लिश रीड भी कर लो या आप इंग्लिश राइट भी कर लो या आप इंग्लिश सुन भी लो, लेकिन जब आप बोलते नहीं हो तो आपको स्पोकन इंग्लिश कभी भी नहीं आएगी। तो सेम डिफरेंट लैंग्वेजेस भी ऐसी होती है, आप इसको सीख भी सकते हो, आप इसके जो नाउन्स वगैरह जो भी है, वो आपको सब कुछ सिखाएँगे। लेकिन जब तक आप बोलते नहीं हो तो आपको वो लैंग्वेज नहीं आएगी, ठीक है? आप इसको अकेडमी से भी सीख सकते हो, इसका एक टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है? उसकी 60 टू मेरे ख्याल से 60 50 टू 60,000 फीस है, ठीक है? आप उस पे मतलब टेस्ट देके आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि अगर आप 50 टू 60,000 दे रहे हो और अगर आपको ये जॉब मिल जाती है, तो आप पर मंथ के लिहाज से उसको सारे के सारे जो आपके पैसे हैं, उसको रिकवर भी कर लोगे। और जैसे-जैसे आप जॉब करते रहोगे तो फिर आपको उसके बेनिफिट्स भी मिलते जाएँगे और फिर आप जब 3 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर आपके पास और जर्मनी में ऑप्शन होती है कि आप जॉब सीकर वीज़ा पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास 18 मंथ्स जो जर्मनी की हुकूमत है वो आपको और देती है, मतलब आपको डिपोर्ट नहीं करते वो या आपको ये नहीं कहते आप पाकिस्तान में चले जाओ। वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप 18 माह जर्मनी में भी ही रह के आप जॉब कर सकते हो। लेकिन ये जो डिप्लोमास हैं इनका फ़ायदा ये है कि जब आप डिप्लोमा किसी हॉस्पिटल में सीख रहे हो या किसी इदारे के साथ आप सीख रहे हो तो उनके पास पहले ही वर्कर्स की कमी है, तो वो उसी वक़्त आपको जॉब भी प्रोवाइड कर देंगे उधर ही, ठीक है? तो जब आपको जो ब प जर्मनी में 4 साल हो जाते हैं, उसके बाद आप ब्लू कार्ड भी आपको मिल जाता है। मतलब आप पाकिस्तान से आ भी सकते हो और पाकिस्तान जा भी सकते हो।
उसके अंदर आपको फिर जो वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है उसको मतलब आपको ज़रूरत नहीं होती है कि आप बार-बार उसका वीज़ा लगवाओ। मतलब 4 साल आपका स्टे है उधर, आपने मतलब काम किया हुआ है, आपके वो सैलरी स्लिप्स हैं आपके पास बिल्स का रिकॉर्ड है उधर, ठीक है? वो आप दिखा के आप पिटीशन फाइल कर सकते हो कि अब मुझे ब्लू कार्ड दिया जाए, वो 4 साल के बाद आपको ब्लू कार्ड दे देंगे, ठीक है? और तकरीबन 2 से 3 साल बाद अगर आप वहाँ ही जॉब करते रहते हो तो आपको वो पासपोर्ट भी दे देंगे, ठीक है? आप नेशनल हो जाओगे जर्मनी के, ठीक है? उसके बाद ये है कि आप आसानी से अपनी फैमिली को भी वहाँ पे मूव करवा सकते हो। ठीक है? अपने बारे में ना सोचो, मैं यही कहूँगा अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोचो, ठीक है? आप यहाँ टाइम वेस्ट कर लोगे, लेकिन यही टाइम है कि आप ये चीज़ों को सीखो अर्ली अर्ली एज में, ठीक है? आप अर्ली एज में अगर सीख लेते हो तो अ, रीजॉइन बैक, ठीक है? ये मतलब मीटिंग खत्म होने लगी है, फिर से आप जॉइन करना। तो और भी स्कॉलरशिप्स हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन ये है कि आप अगर सीख जाते हो, अगर आप में से एक भी आपका खानदान में से आपका एक भी बच्चा बाहर चला जाता है, तो वो पीछे सारी की सारी फैमिली सेट हो जाती है या उनका फ्यूचर एक बार सिक्योर हो जाता है। उसके लिहाज से मैं ये बताऊँगा, पाकिस्तान के लिहाज से आप देख रहे हो कि महँगाई इंक्रीज़ कर रही है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर रही है, वो कभी भी रुकने वाली नहीं है। अभी डॉलर तकरीबन 280 पे है या 300 पे पहले भी गया हुआ है, 300 से अबव भी गया हुआ है। उसको किसी तरीके से हुकूमत ने कंट्रोल तो किया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ़ टेम्परेरी है। ये ऊपर जाना ही जाना, ठीक है? महँगाई और ज़्यादा होनी ही होनी है। तो क्यों ना हम डॉलर्स या यूरोज़ में अर्न करें, ठीक है? ताकि जब पाकिस्तानी रुपीस में वो कन्वर्ट कर होता है, तो हमारी जो तनख्वाह है उस लिहाज से वो कम नहीं होती। मतलब आप 18,000 कमा रहे हो, लेकिन डॉलर तो उस लिहाज से इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपकी तनख्वाहें उधर ही है और आपका क्या कहते हैं, डॉलर वो इंक्रीज़ हो रही है, आपकी महँगाई इंक्रीज़ हो रही है, आपकी जो चीज़ें हैं वो सब उस पे इन्फ्लुएंस करती हैं, मतलब डॉलर्स पे, यूरोज़ पे। या तो आप पाकिस्तान में बैठ के डॉलर और यूरो कमा लो, ठीक है? तब आप सर्वाइव कर सकते हो। या तो आप बाहर जाके मुल्क में जाके आप एन्जॉय भी करो, ठीक है, लाइफ़ को, और उधर डॉलर्स भी कमाओ। ठीक है, ये मीटिंग अभी एंड होने लगी है, इसको फिर से रिजॉइन करेंगे हम लिंक से, लिंक जैसे हमें मिलता है, ठीक है? और जो बाकी स्कॉलरशिप्स है उसके आपने वो वाली अटेस्टेशन करवानी है, जो मैंने ही करवाई थी, उसमें तकरीबन आपका खर्चा आ जाता है एक डिग्री या एक सर्टिफ़िकेट टेस्ट करवाने के लिए 6,000। अगर आपकी मैट्रिक एफएससी की डिग्री है, तो आप उसको जब सर्टिफ़िकेट को टेस्ट करवाओगे तकरीबन आपके पास 12,000 होना चाहिए, ठीक है? अटेस्टेशन एज़ सच कुछ भी नहीं है। जब मैंने देखी तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो क्या कर रही है। वो ये कर रही है कि एक एनवेलप आपको दे देते हैं, वो एनवेलप का आपसे 3,000 रुपया ले रहे हैं, ठीक है? वो एनवेलप में एज़ सच कुछ भी नहीं है, उसपे सिर्फ़ आपको स्टैम्प करके वो दे रहे हैं। और जब आप आईबीसी से स्टैम्प करवाते हो तो वो भी सेम एक स्टिकर ही होता है, जो एक स्टैम्प होता है, तो वो उसका भी आपसे 3,000 ले लेंगे, ठीक है? तो 6,000 वो करो तो 2 चीज़ें ये टेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाए आपका मैट्रिक का या एफएससी का, तो आप उसको टेस्ट करवाओ। पासपोर्ट हो आपके पास, ठीक है? आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी हो, आपको जर्मन लैंग्वेज आती हो, जर्मन लैंग्वेज सीखे बगैर आप उस पे अप्लाई नहीं कर सकते हो उस बिल्डिंग की जो वेबसाइट है। और जनवरी में पहले जब था पोस्ट कोविड पीरियड था, वो फ़र्क था, और प्री कोविड पीरियड जो होता है वो फ़र्क था, मतलब 2019 से पीछे-पीछे हम देखें, उस पे स्कॉलरशिप लेना भी आसान था, स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने वाले भी कम थे, ठीक है? और कोविड के जब पोस्ट कोविड आया तो उसके बाद अप्लाई करना मुश्किल हो गया। सीरियसली मुश्किल हो गया, इस चीज़ को सीरियस लो, जितनी देर आप पाकिस्तान में रहोगे उतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? कि किस तरीके से बाहर निकलना है। पॉलिसीज़ कंट्रीज़ की टाइम टू टाइम चेंज कर रही है। और ऐसे ही चेंज करती रही तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि हम आगे मतलब निकल सकें। इवन चाइना की जो स्कॉलरशिप थी उसमें भी उन्होंने पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया हुआ है काफ़ी। तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज हो, आपके सर्टिफ़िकेट्स हो, आपका पासपोर्ट वैलिड पासपोर्ट हो, उसके अलावा आपने मोटिवेशनल लेटर लिखना है, जिस प्रोग्राम के भी आपने अप्लाई करना है तो आपने बताना है उन्हें कि मैंने एफएससी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है? और मैंने जो एफएससी में था वो मैंने ये चीज़ें सीखी, मेरे अंदर ये चीज़ें डेवलप हुई, मैं कॉन्फिडेंट हूँ,
मतलब आपने अपने प्रोग्राम्स के लिहाज से बता देना है। मैं स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लेता था, मैं आर्ट्स में हिस्सा लेता था, मैं किसी सोशल वर्किंग करता था, ठीक है? तो मुझे शौक है कि मैं जो है वो नर्सिंग स्पेशलिस्ट को अडॉप्ट करूँ, ठीक है? ताकि जो है वो मैं अपने जो है ह्यूमैनिटी की वो खिदमत कर सकूँ इस तरीके से। ठीक है, आपने नर्सिंग के बारे में भी सीख लेना है। पाकिस्तान में नर्सिंग जो है उसका भी वो कहते हैं कमी है और बाहर भी कमी है। ये सिर्फ़ पाकिस्तान में मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो उसकी शॉर्टेज नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड में जो महँगाई हो रही है वो पूरे वर्ल्ड में हो रही है। अगर आप कैमरास अपने ऑन कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ़ स्क्रीन से बातें कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और अगर किसी हब में कैमरास ऑन कर लें। अभी और कोई आने वाला तो नहीं है जिसका हम वेट करना चाहें? क्योंकि आगे जो स्कॉलरशिप्स है वो मास्टर्स की हैं मोस्टली। आपको बैचलर्स अगर आपने पाकिस्तान से की है, ठीक है, 4 साल का आपने बैचलर्स करना है। अब वो बीए एमए खत्म हो गया, आपका 4 साल का ही बैचलर्स होता है। इवन जो एडीपी का प्रोग्राम है, वो भी 2 साल का है। वो एज़ वो उन्होंने इक्विवेलेंट रखा हुआ है कि एडीपी के बाद आप फिर से 5th सेमेस्टर में कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं आपको यही कहूँगा कि अभी आपकी एज है, आप मैट्रिक इंटरमीडिएट में अब अभी स्टडी अच्छी करो, ठीक है? आपके नंबर इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट इस लिहाज से नहीं होते कि आप इंटेलिजेंट है या कि नहीं है। इंटेलिजेंट जो जिनके मार्क्स कम भी होते हैं, वो भी बच्चा इंटेलिजेंट होता है। लेकिन वो इंटेलिजेंट किस चीज़ में है, वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाया अभी तक वो। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट में इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हैं आगे फर्दर स्टडी के लिए, वो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं कि आपका कुछ मेरिट जब बनना होता है, तो आप मेरिट लिस्ट पे आ सको। अच्छे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर से आप स्टडी करो, जो रिनोल्ड जो है यूनिवर्सिटीज़ उधर से आप स्टडी करो, ठीक है? होस्टिंग टीम मुझे बताएगी कि अगर किसी ने जॉइन अभी करना है तो वो वेट कर रहे हैं उनका कि नहीं? होस्टिंग टीम में से अगर कोई मुझे बता दो। नहीं सर, आप कंटिन्यू करें, कोई भी नहीं आएगा। चलें ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अगर आपने बैचलर्स कर लिया है, एक आपको मैंने स्कॉलरशिप पहले बता दी थी कि उसका नाम था हंगरी स्टाइपेंडियम, ठीक है? और नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है वो है दाद की स्कॉलरशिप, वो भी जर्मनी की स्कॉलरशिप है। मोस्टली लोग अप्लाई करते हैं उसमें। एक आपने माइंड में चीज़ रखनी है कि जो दाद की स्कॉलरशिप है वो फ़र्क है और जो मास्टर्स इन जर्मनी है वो फ़र्क है। मिनट, मैं आपको वेबसाइट शेयर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये दाद का पोर्टल आ रहा है, ये पीएचडी के लिए स्पेसिफिक, लेकिन हम जनरल पोर्टल को सर्च करेंगे। दाद की स्पेलिंग है DAAD, ठीक है? ये जर्मनी में वर्ड बनता है जो आप अगर रीड कर सकते हो कर लो, लेकिन ये नीचे लिखा हुआ है, इसकी ट्रांसलेशन है जर्मन एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब होता है एजुकेशनल एक्सचेंज सर्विस, ठीक है? ये इसकी वेबसाइट है। इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में आप देख सकते हैं। हमने इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है? और जैसे हमने पहले फ़िल्टर्स को चूज़ किया था, उसी तरीके से हम फ़िल्टर्स को चूज़ कर लेते हैं। हम सर्च में पहले लिख लेते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट हमने सर्च करना है, ठीक है? आपने कोर्स कौन-सा सर्च करना है, वो मास्टर्स का कोर्स है। और इधर आपके पास आप सोच रहे होंगे कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग करने के लिए हमें जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी। उसकी वजह ये है कि हमने जो इंटरेक्शन करनी होती है, वो कॉमन पीपल्स के साथ करनी होती है। आपने एकेडमिक पीपल्स के साथ नहीं करनी होती है, या आप ऐसे पढ़े-लिखे बंदों के साथ नहीं करते। क्योंकि अगर हम यूरोप का लिहाज से देखें तो वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, वो कभी भी इंग्लिश को प्रमोट नहीं करते। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटीज़ वाली साइड पे चले जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आती है कि हम उधर इंग्लिश में भी स्टडी कर सकते हैं और हम जर्मनी में भी जर्मन में भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे, हमने जो कोर्सेज़ पढ़ने हैं वो इंग्लिश लेवल में पढ़ने हैं और जो हमारी फील्ड ऑफ द स्टडी है वो नेचुरल साइंसेज़ की है, ठीक है? जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स या बायो के जो स्टूडेंट्स हैं वो नेचुरल साइंसेज़ में आते हैं। हम इसको सर्च कर लेंगे और ये तकरीबन 96 यूनिवर्सिटीज़ हैं इधर जो मास्टर इन केमिस्ट्री ऑफर कर रही है, ठीक है? उसका सारा बताया गया, ये सब्जेक्ट है, ये लैंग्वेज है, कितने सेमेस्टर्स हैं इसके
और कितने क्या कहते हैं किस सेमेस्टर में ऑफर होएगी। ये विंटर सेमेस्टर होता है, ठीक है, जो अभी स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, इसकी ट्यूशन फी क्या आ रही है? नन। मतलब मास्टर जो है जर्मनी में वो फ्री है। ये स्कॉलरशिप नहीं है, इसमें सिर्फ हम प्रोग्राम्स को सर्च कर रहे हैं। मोस्टली जो जर्मनी में मास्टर है वो फ्री है। नन ट्यूशन फ्री पर सेमेस्टर, नन, कोई भी ट्यूशन फ्री नहीं है इसकी। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर नन। मोस्टली यूनिवर्सिटीज है उसकी ट्यूशन फीस नहीं है, जिसकी है वो अब शो कर देगा। ये 475 750 यूरोस पर सेमेस्टर लेते हैं। ऊपर वाले में वैलिड आ गया, और फिर हमारे पास क्या आ गया? नन। मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो है वो मास्टर्स की फीस नहीं लेती। लेकिन ये है कि इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है। जब हम जर्मनी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, बैंक अकाउंट, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट। किसने क्वेश्चन करना है? जी नेम शो नहीं हुआ। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने जब जर्मनी के ऊपर जो मेन हमें एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट या एज अ क्रिश्चियन, या हम इंडिविजुअली तौर पे अगर आपको सर्च करो तो मैं कभी भी एक ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं बना सकता। जर्मनी में हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम नाम देते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट। ठीक है, वो बेसिकली ये होता है कि जर्मनी में रहने के लिए हमें तकरीबन 863 यूरोस पर मंथ की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके अंदर आपके खाने का खर्चा, ठीक है, आपके रहने का खर्चा, और आपके ट्रैवल का खर्चा, आपका मेडिकल का खर्चा, अब वो कैलकुलेट करके जो जर्मनी की हुकूमत है उसने बताया कि आपको 863 यूरोस पर मंथ चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो ये करते हैं कि अगर इनकी ट्यूशन फी नहीं है तो जो खर्चा वगैरह, ये जो बाकी खर्चा हो रहा है ये अपनी तरफ से करें। ठीक है, उसके लिए हमें एक ब्लॉक्ड अकाउंट बनाना पड़ता है। मतलब उसमें कुछ अमाउंट होती है जो हम जर्मनी की जो बैंक होता है उसके अंदर हम जमा करवाते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट में। ठीक है, ब्लॉक्ड अकाउंट का मकसद ये होता है कि वो पर मंथ के हिसाब से आपको जो 863 यूरोस है वो आपको फिर से पे करते हैं। आपकी अमाउंट आपको ही पे करते हैं, वो पास नहीं रखते। आपकी अमाउंट आपको पे होएगी, वो एज अ इंश्योरेंस होती है कि जब आप उधर पहुंचोगे तो आप भूखे नहीं मरोगे। ठीक है, आपको वहाँ क्या कहते हैं, आपके पास इतने इनफ पैसे होंगे कि आप वहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। ठीक है, जर्मनी में भी सेम यूरोप में जैसे है कि आप 20 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका गुजारा उस लिहाज से नहीं होता। मतलब 863 यूरोस आप शायद कुछ जॉब्स हो जिसमें आप कमा लो, लेकिन जो मोस्टली जॉब्स होती हैं वो इसमें फॉल करती है कि आप 400 या 500 यूरोस पर मंथ कमा सकते हो, जो पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया बन सकता है। लेकिन उसमें अगर आप अपने खर्चे पूरे कर रहे हो तो वो हमें इतना फ़ायदा नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं फिर सर्च करूँगा कि जो दाद की स्कॉलरशिप है, वो फ़र्क तरीके से हम उसको सर्च कर सकते हैं। हम सबसे पहले ऊपर जाएँगे, हम लिखेंगे दाद स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये ऊपर आ जाता है। हम इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, दाद स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट। और ये हमें कोर्सेज मिलना शुरू हो गए। ये ईपोस की एक स्कॉलरशिप होती है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। जो ये स्कॉलरशिप है, हेलमेट की स्कॉलरशिप है, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स आ जाते हैं वो पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के आ जाते हैं। उसके अंदर फॉरेन ग्रेजुएट्स के नीचे जो हमने स्कॉलरशिप देखी है वो आर्किटेक्चर की फील्ड के जो है स्टूडेंट्स, उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी हैं, और आर्ट्स की फील्ड के लिए भी हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए भी हैं। उसके बाद म्यूजिक की भी इवन स्कॉलरशिप है। अगर आपने बैचलर्स इन म्यूजिक किया हुआ है तो आप मास्टर इन म्यूजिक में भी जा सकते हो। परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्कॉलरशिप है, ठीक है, ये नीचे पीएचडी की स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम ईपोस की स्कॉलरशिप देख लें तो उसपे हम देख सकते हैं कि हु कैन अप्लाई। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज, मतलब इसमें पाकिस्तान भी आता है, हम इसको ओपन करके देख सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है कि लिस्ट ऑफ जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। मैं स्क्रीन दूसरी शेयर कर दूंगा, ये देख लें। ठीक है,
अब ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं, इसकी एप्लीकेशन डेडलाइंस भी हैं, क्या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है वो भी लिखा हुआ है, आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए वो भी लिखा हुआ है, स्कॉलरशिप पे है वो भी लिखा होता है, एप्लीकेशंस कब स्टार्ट होती है कब एंड होती है वो भी लिखा होता है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके अगर दिखाऊँ आपको तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, ये मास्टर इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स के अगर स्टूडेंट हो तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे अप्लाई कर सकते हो। ये मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं कुछ। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का नेम है, इंस्टीट्यूशन, लैंग्वेज, डिग्री और ड्यूरेशन विदाउट लैंग्वेज कोर्सेज। क्योंकि जब आप यूरोप में जाते हो तो वो अपनी लैंग्वेज को ज़ाहिर बात है वो प्रमोट करते हैं, तो जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वो आपको ऑफर करते हैं कि आप हंगरी सीखना चाहते हो, हंगेरियन लैंग्वेज है उसको सीखना चाहते हो तो आप वो सीख सकते हो, जर्मन लैंग्वेज है आप वो सीखना चाहते हो तो आप वो सीख सकते हो, और ये वहाँ जाके ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर पाकिस्तान से करते हो फिर आप ज़ाहिर बात है किसी अकेडमी को ज्वाइन करोगे जहाँ जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है, फिर आप उसको पे करोगे, फिर आप क्या कहते हैं उसको टेस्ट की फीस दोगे, फिर आप उस पे पीर होगे, फिर दिल करे वो टेस्ट पे आप स्कोर जो आपका आपको लेना था वो ले सकते हो कि नहीं ले सकते वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप जब उधर होते हो तो फिर वो 2 साल आपको लैंग्वेज कोर्स सिखाते हैं। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के नेम है। ठीक है, इसके अंदर इंजीनियरिंग की फील्ड्स भी आ जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं। अब इस पे परेशान नहीं होना कि ये क्या लिखा हुआ है हाइड्रो साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये हमें यहाँ तो करवाया नहीं जाता। अगर तो आप हाइड्रो साइंस का मतलब ये है कि आप केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर फॉल कर रहे हो तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। टेक्सटाइल की जो इंजीनियरिंग है उसका फ़र्क है। उसके बाद एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में उनके नेम्स ऐसे होते हैं मास्टर्स के, मतलब उनके सीधे-सीधे नेम्स नहीं होते बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स के हमने ये करना है। उनके थोड़े से नेम्स फ़र्क होते हैं, लेकिन आपकी अगर थोड़ी-सी एक्सपर्टीज़ है उस काम में या आपको वो प्रोग्राम इंटरेस्टिंग लगता है तो आप उस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप साइंसेज़ में हो ज़ाहिर बात आप साइंसेज़ में अप्लाई करोगे, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे पहले तो आप इंजीनियरिंग पे ही अप्लाई करोगे। तो ये बस देखना पड़ता है। उसके बाद ये है एग्रीकल्चर के, फॉरेस्ट साइंसेज़ के, फूड सिस्टम के सारे ये कोर्सेज़ हैं। फिर नीचे मरीन बायोलॉजी के कोर्सेज़ हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं, मतलब साइंसेज़ कोर्सेज़ फिर से स्टार्ट हो गए हैं। पब्लिक हेल्थ के कोर्सेज़ हैं, ये मास्टर्स का आप कर सकते हो। ग्लोबल अर्बन हेल्थ का, इंटरनेशनल हेल्थ पे आप मास्टर्स कर सकते हो। आपने यहाँ से बीएस किया हुआ है, नर्सिंग में किया हो या किसी मेडिकल अलाइड मेडिकल फील्ड जिसमें एमएलटी वगैरह आ जाते हैं, अगर आपने उसमें किया हुआ है तो आप इस पे यहाँ मास्टर्स पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ये जो कोर्सेज़ है इसमें आपको जो फीस देंगे, जो आपका स्टाइपेंड होएगा वो तकरीबन 863 यूरोस ही होएगा। इसका मतलब ये है कि 863 यूरोस वो आपको देंगे कि आप उधर अपनी ही मतलब स्टडी को कंटिन्यू और आप आराम से कर सको। आप उनके खर्चे वगैरह मतलब जहाँ जो भी आपका रहने का खर्चा हो रहा है या जो भी आपके खाने-पीने का खर्चा हो रहा है, वो आप स्टाइपेंड से पूरा कर सकते हो। और इसकी अच्छी बात ये है कि आपको कोई प्लॉट अकाउंट बनाने की या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैंक स्टेटमेंट है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप स्कॉलरशिप विन कर जाते हो तो आपको किसी भी कंट्री में बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। स्कॉलरशिप्स का ये फ़ायदा होता है, मानो किसी भी आप जॉब के लिए भी जा रहे हो या किसी और मकसद के लिए जा रहे हो तो आप वहाँ मोटी अच्छी खासी मोटी जो है बैंक स्टेटमेंट वो शो करवाओगे कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, फिर वो आपको अपनी कंट्री में आने देंगे, वैसे नहीं देंगे। लेकिन आपने अगर स्कॉलरशिप को विन किया होता है तो आपके पास तकरीबन 80 टू 90% चांस होते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप लगेगी। ये पाकिस्तान के लिहाज से देखो ये दुनिया की सबसे टॉप स्कॉलरशिप्स में से भी एक स्कॉलरशिप दाद की स्कॉलरशिप है। ठीक है, उसका दाद का पोर्टल जो है वो फ़र्क है। ठीक है, जो इसकी स्कॉलरशिप्स की लिस्ट है वो मैंने आपको बताया कैसे फाइंड करनी है। दाद स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लिखो पहले। ठीक है, उसका ऊपर लिंक ओपन हो जाएगा, आप लिंक पे जाओ और लिंक पे जाके आपने प्रोग्राम्स को फाइंड करना है, आपने कौन से प्रोग्राम्स देखने हैं। फिर आपने प्रोग्राम्स के लिहाज से उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो देखनी है। ठीक है, अब कुछ प्रोग्राम्स में ये होता है कि आपको वो देते हैं, और जब हमने रिक्वायरमेंट्स देखनी है तो शायद कुछ में जर्मन लैंग्वेज भी आती हो। ठीक है, आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। कुछ कहेंगे नहीं आप सिर्फ इंग्लिश सीख के आ जाओ ना, आपको इंग्लिश आती होगी वो इनफ है। ठीक है, कुछ कहेंगे यार आपको कुछ भी नहीं आता तो आ जाओ।
ठीक है, आपने उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से आपको देख लेना है। फिर बैचलर्स डिग्री है आपकी, फिर वो अटेस्टेशन आपको करवानी पड़ती है। मतलब बैचलर्स की जो डिग्री होती है वो आपको हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट करवानी पड़ती है। वो आपकी बोर्ड से टेस्ट नहीं होती, वो हायर एजुकेशन कमीशन होता है, वहाँ से टेस्ट होती है। वो इस्लामाबाद में या जो कराची में ऑफिस होएगा उसका, ठीक है? वहाँ से आप, या पंजाब का ऑफिस अगर लाहौर में है तो वहाँ से आप टेस्ट करवा सकते हो। तो ये है दाद की स्कॉलरशिप। इसके बाद जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, सारे जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्कॉलरशिप अगर आपने विन करनी है तो आप चाइना की स्कॉलरशिप विन करो, ठीक है? सबसे पहले वीज़ा रेशो उनकी 100% है, ठीक है? आपका वीज़ा रिजेक्शन का रेट, वीज़ा रिजेक्ट नहीं होएगा वहाँ पे जाते। खर्चा कम है, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होगी, बड़ी टिकट नहीं चाहिए होगी, ठीक है? यूरोप में आपको घुसते हुए तो टिकट महँगी होगी उधर, 3 साढ़े 3 लाख की टिकट है, ठीक है? लेकिन चाइना की टिकट सस्ती होएगी क्योंकि पास है आपके। और स्कॉलर जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैंने जब अपना मास्टर्स किया था तो वो मैंने किया था एफसी कॉलेज लाहौर से, ठीक है? पाकिस्तान के लिहाज से देखो तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत स्टडी बहुत अच्छी होती है। नो डाउट बहुत अच्छी है स्टडी, उधर सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर हम उनकी उसकी इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें तो वो टॉप थाउज़ेंड्स में भी नहीं आती। वर्ल्ड रैंकिंग में वो टॉप थाउज़ेंड्स में भी नहीं आती। और जो चाइना की जो स्कॉलर यूनिवर्सिटीज़ है, हम उधर देख लोगे तो वो जो उनकी रैंकिंग है, वो 100 में है, कुछ 100 टॉप 100 में है, कुछ टॉप 50 में है, कुछ टॉप इवन 20s में है, ठीक है? टॉप 10 में भी चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मतलब 1000 के नीचे-नीचे ही रहेंगी, ऊपर नहीं जाएँगी। उसकी एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ, अगर मैं आपको प्रूव करवाऊँ, स्क्रीन में शो करूँगा, ठीक है? आपको फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज वर्ल्ड रैंकिंग, ठीक है? इसकी रैंकिंग क्या है? 4344। दिख रहा है सबको? और अगर मैं जो टारगेट करना चाहूँ चाइना की यूनिवर्सिटी, ठीक है? पेकिंग यूनिवर्सिटी एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है चाइना की, ठीक है? अगर मैं उसको टारगेट करना चाहूँ तो उसकी रैंकिंग 14 आती है वर्ल्ड में, ठीक है? 14 रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। मतलब पाकिस्तानी लिहाज से देखें तो अगर हम कहते हैं यार हमने चाइना में एडमिशन लेना है, चाइना जाके क्या करना है, ठीक है? हम यूरोप क्यों ना जाएँ। लेकिन अगर आप चाइना की किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया और आप वहाँ से मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको पे करते हैं वो बाकायदा, ठीक है? उधर की जो कंट्री की फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ आपको मैच करेंगी अमेरिका की फैसिलिटी से, ठीक है? उनकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप देखोगे वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ऊपर है, ठीक है? जब आप उधर जाओगे आपको वहाँ डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेगी। मतलब आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब भी मिलेगी, ठीक है? और उधर की जो स्टाइपेंड है मास्टर्स का, तकरीबन वो है 3000 आरएमबी। 3000 आरएमबी का मतलब है कि वो भी 1.5 लाख जो रुपीज़ हैं वो उसका वो आपको देंगे, पे करेंगे। उसके बाद आपको अकोमोडेशन देंगे और कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी है जिसमें आपको एयर फेयर भी मिलेगा, मतलब आपको टिकट्स भी वो देंगे, आपको लैपटॉप वो देंगे, ठीक है? आप मतलब यहाँ से मास्टर्स आप इतना पे करोगे और यहाँ से मास्टर्स करोगे तो क्यों ना अच्छा हो कि हम किसी ऐसी कंट्री से मतलब मास्टर्स कर लें जहाँ हमको पे ज़्यादा किया जाए। और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ का फ़ायदा पता क्या होता है? अगर आपने सपोज़ आपने पैकिंग यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया, आपने 2 साल वहाँ स्पेंड कर लिए हैं, ठीक है? तो आपको जब आप पीएचडी में जाओगे तो आपको अमेरिका जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है? अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको हाथों में लेंगे कि इसमें जब आप मास्टर्स कर लोगे, आप पीएचडी ना भी करो तो वो ऑल राउंड द वर्ल्ड आप जहाँ भी अप्लाई करोगे तो आपको वो ज़रूर रखेंगे। उसकी वजह पता क्या है? जब आप यूनिवर्सिटीज़ जो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अप्लाई करते हो तो मास्टर्स में बेसिकली 1 साल जो होता है वो आपका रिसर्च का होता है। 1 साल जब आप रिसर्च की जो आपकी फैसिलिटेशन है जो पाकिस्तान में प्रोवाइड नहीं हो रही, वो चाइना में प्रोवाइड हो रही है, ठीक है? उसकी थक्कर से थक्कर जो यूनिवर्सिटीज़ भी है ना,
तो वहाँ भी अच्छी खासी जो फैसिलिटीज़ है वहाँ अप्लाई मतलब आप अच्छी सारी फैसिलिटीज़ में आप पढ़ सकते हो। आपको सिंगल रूम बेडरूम मिलेगा वहाँ पे, ठीक है? खाने को अगर देखो तो वहाँ भी बहुत अच्छा खाना मिलेगा। प्रोफ़ेसर्स बहुत अच्छे हैं, उनका रवैया बहुत अच्छा है। पाकिस्तानी के प्रोफ़ेसर वो नाक चिढ़ा के नहीं फिर रहे होते। उनके प्रोफ़ेसर्स बहुत अच्छे हैं, आपकी बात सुनेंगे, ठीक है? आपको टॉप क्लास की जो फैकल्टी होएगी, सीएसटी टीचर्स होंगे, वो आपको पढ़ाएँगे। तो अच्छा नहीं है कि हम चाइना से मास्टर्स कर लें, इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान से मास्टर्स करें, जहाँ से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है या हमने पे करके सीखना है, ठीक है? ये 14 रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसकी जो स्कॉलरशिप है, उसको हम कहते हैं सीएसई स्कॉलरशिप। सीएसई चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। ये इसका पोर्टल है और अभी ये ओपन हुई हुई है, ठीक है? यहाँ से हम देख लेंगे कि हमें कौन-कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, ये इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? इन्होंने ये यूट्यूब पे वीडियोज़ भी दी हुई हैं कि आपने किस तरीके से प्रोफ़ेसर को फाइंड करना है। इसमें ये होता है कि जब आप बैचलर कर लेते हो, तो आप एक ईमेल लिखना स्टार्ट कर देते हो। जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर होते हैं, उनको ईमेल लिखते हो। उसमें बताते हो कि मेरी ये रिसर्च इंटरेस्ट है, तो मैं आपके साथ रिसर्च करना चाहता हूँ। ईमेल पे आप उसको बताते हो, तो वो आपको अगर एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है, ठीक है? उसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है किसी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से या चाइनीज़ प्रोफ़ेसर से, तो आपके पास तकरीबन 70 टू 80% चांस होते हैं कि आपको जो स्कॉलरशिप है, वो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? आप वहाँ से स्कॉलरशिप विन करो और फिर आप उधर जाओ, आप स्टडी करो, फिर आप किसी भी दुनिया के कोने पे जा सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, ठीक है? वो अगर मैं आपको दिखा दूँ कि कितने 3000 आरएमबी कितने बनते हैं, ठीक है? ये उसकी करेंसी है आरएमबी, ठीक है? 2 पीकेआर ये तकरीबन 1,18,000 आपको मास्टर्स करते हुए वो पे करेंगे। और मैंने जहाँ तक सुना है मेरी जो चाइनीज़ जो स्टूडेंट्स से जितनी भी बात हुई है, जो वहाँ स्टडी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर हमें 1500 आरएमबी भी मिलता है, तो वो हमारे पास इनफ होता है कि हम वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा खासा मतलब कहते हैं हम खाना-पीना भी अपना करते हैं, उसमें अपना जो है हमने अपनी क्लॉथ्स वगैरह भी लेते हैं, हम डिफरेंट प्रोग्राम्स भी अटेंड करते हैं, डिफरेंट जगह भी घूमते हैं। तो हम मैक्सिमम खर्चा भी जहाँ जितना भी होता है उनका तकरीबन 1500 आरएमबी में आप अच्छा खासा सर्वाइव कर सकते हो। उसके बाद जब 1500 आरएमबी आप बचा लेते हो, तो अच्छा नहीं है कि हम 60-70 हज़ार अपने घर पे भेज रहे हो, मतलब अपना काम भी अब आपका चल रहा हो, आप स्टडी भी कर रहे हो, आपके खर्चे भी पूरे हो रहे हो और आप वहाँ पे जब आपके पैसे बच जाएँ तो आप घर भी आप भेज सकते हो। जी, ये पाकिस्तान रेज़ जी, है किया है आपने। सर फैज़ान साहब मैं ना ये पूछना चाह रहा था कि क्या बिब्लिकल स्कॉलरशिप भी कोई चाइना की तरफ से प्रोवाइड हो रही है कि नहीं? और जो आपने पर मंथ बताया है, हुँ। तो क्या ये पर मंथ जो है वो हमें पे करेंगे कि और इसके अलावा ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जॉब का भी कोई ऑप्शन होता है कि एक्स्ट्रा टाइम हम जॉब कर सकते हैं कि नहीं चाइना में? चाइना का मुझे कंफर्म नहीं है कि आप जॉब उधर कर सकते हो कि नहीं। लेकिन मोस्टली जो जगह है जैसे यूरोप है वहाँ पे आप वहाँ मुझे श्योर है कि आप वहाँ जॉब कर सकते हो। दूसरा ये बिब्लिकल कोर्सेज़ की बात रही कि वो आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ बिब्लिकल कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रही हैं। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है चाइना जो है वो सेक्युलर कंट्री है, ठीक है? वहाँ बिब्लिकल कोर्सेज़ आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप बिब्लिकल कोर्सेज़ की तरफ जाना है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैंड या कनाडा या अमेरिका की तरफ अप्लाई करो। जहाँ आपको सेमिनारीज़ या बाइबल कॉलेज जैसे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएँगी, जो आपको क्या कहते हैं बिब्लिकल कोर्स वहाँ प्रोवाइड कर रहे हो। बिब्लिकल कोर्स वहाँ प्रोवाइड कर रहे हो, फिर आप सर्च करोगे कि मैंने उसकी फंडिंग कैसे करनी है, ठीक है? फंडिंग के लिए फिर आप देखोगे कि कौन-सी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, फिर आप उस स्कॉलरशिप पे अलग अप्लाई करोगे, ठीक है? और बाकी ये जो स्टाइपेंड है वो आपको पर मंथ के लिहाज से देंगे 3000 आरएमबी। और कोई सवाल हो आपका? इज़ इट पॉसिबल कि आपने जो कंट्रीज़ के नाम लिए हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा का आपने बताया, इज़ हुँ। इट पॉसिबल कि आपके उसके लिंक्स जो हैं वो मेरे साथ शेयर कर सकें? लिंक्स आप पता क्या आप सर्च करोगे? मैं आपको बता देता हूँ सर्च कैसे करनी है।
आप सीधे से लिखो यूनिवर्सिटीज इन कनाडा ऑफरिंग बाइबल कोर्सेज, या लिख दो मास्टर्स इन थियोलॉजी। ठीक है, ये मैकगिल की यूनिवर्सिटी है, ये बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, ये रिलीजियस स्टडीज की ऑफर कर रही है। ठीक है, एमए रिलीजन ये ऐसे आ जाता है, ये मास्टर्स का पोर्टल है, ये आप फाइंड कर लो। ठीक है, इसके लिहाज से आपको आसानी हो जाएगी। ये मास्टर्स पोर्टल जो है, इसके अंदर डिफरेंट जो है मास्टर्स जो प्रोवाइड कर रही होती है यूनिवर्सिटीज, वो आपको सर्च करने में आसानी रहती है। आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। ऊपर भी लिखा हुआ था व्हाट टू स्टडी एंड वेयर टू स्टडी। तो ये 339 प्रोग्राम्स है जो थियोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक है आपकी कैडिया यूनिवर्सिटी आ जाती है नीचे, कैलिगरी यूनिवर्सिटी है जो मास्टर इन फिलोसफी एंड क्रिश्चियन स्टडीज होएगा शायद। ठीक है, साथ उसके आगे फीस भी आ रही है, रिलीजियस स्टडीज आ रहा है। ठीक है, रिलीजियस स्टडीज वहाँ क्रिश्चियन स्टडीज बेसिकली नहीं लिखा हुआ। जब आप यूनिवर्सिटी से कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट जो रिलीजन्स होते हैं वो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये आ गया थियोलॉजी एंड डिविनिटी, ये पर्टिकुलर क्रिश्चियंस के लिए होएगा। थियोलॉजिकल एंड डिविनिटी, स्पिरिचुअल केयर एंड साइकोथेरेपी, ये उनके ऐसे कोर्सेज होते हैं। ठीक है, और जो वैसे अभी आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सर्च कर सकते हो, जैसे मैं आपको कर लेता हूँ क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ये है ऑस्ट्रेलिया की शायद यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ ब्राउज बाय पोस्ट ग्रेजुएट पे मैं चले जाऊंगा। यहाँ पे मैं देख लूंगा कि कोई ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी तक तो कोई भी नहीं आ रही। शायद रीजन में हो। नहीं, इस पे नहीं आ रहा। लेकिन ना आपने इसको ऐसे सर्च करना है, डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब हर डिपार्टमेंट, जैसे अब देख लो जो पंजाब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है वो काफी ज्यादा कोर्सेज को शेयर कर रहा होता है, मतलब काफी ज्यादा कोर्सेज वो पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो ज्यादा कोर्सेज नहीं पढ़ाते। जी जोशवा। तो इसको आपने बाय कोर्सेज देख लेना है। लेकिन अगर अगर तो जनरल अगर हम देख लेते हैं, ये मैंने चाइनीज यूनिवर्सिटीज का देखने लगा। ये एक वेबसाइट है us news.com, ये आप देख लेना। ठीक है, इसमें ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, इनकी रैंकिंग्स लिखी हुई हैं, और ये बीजिंग की हैं वो भी लिखी हुई हैं। और यहाँ हमें अगर ऑप्शन देख लेते तो यहाँ सब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। सब्जेक्ट में इधर नहीं आ रहा ऑप्शन बिब्लिकल स्टडीज का। बिब्लिकल स्टडीज के लिहाज से अभी नहीं मिल रहा, लेकिन इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। एक यूनिवर्सिटी का मुझे पता है, अमेरिका की जो है वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इधर शायद आपको मिल जाएगा। ये एरिया ऑफ स्टडीज पे आप जाओगे,
ये रिलीजन के ऑप्शन आ गए, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मुझे क्रिश्चियन स्टडीज की ऑप्शन नहीं मिल रही। अच्छा, इसको सर्च करना पड़ेगा डिफरेंट तरीके से, ये ऐसे सर्च नहीं हो रही। तो आप मुझे बता दो आगे कोई किसी क्वेश्चन हो अभी के लिहाज से। जो स्कॉलरशिप्स की जो बात थी वो हमने की। इसके लिए अंदर हमने हंगरी की स्कॉलरशिप का बताया। एक तो जनरल स्कॉलरशिप होती है हंगरी की, एक क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए अलहदा होती है, और ऑस्पिटनी का बताया मैंने, और दाद की स्कॉलरशिप का बताया, और सीएससी की जो स्कॉलरशिप होती है उसका बताया कि उसके लिए हमें शुरू से हमें एक प्रोफेसर को ईमेल लिखनी पड़ती है, और प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए कहना पड़ता है, वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है। तो फिर हम क्या कहते हैं इसको फर्दर मूव कर सकते हैं। मतलब हमारी जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है हम उसको अप्लाई करेंगे, वो डॉक्यूमेंट सेम ही होते हैं। उसमें मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है आपको, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। आइट्स का आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमने आइट्स करनी है, और भी कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता है सच ना। अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, एक्सेप्टेंस लेटर जब भी आप लिखते हो तो आप अपनी जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो आप बताओगे कि मैं इसमें रिसर्च इंटरेस्ट है, वो देख लेते हो आप कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी है ना, जैसे मैं पैकिंग यूनिवर्सिटी देख लेता हूँ, ठीक है। इसकी जो केमिस्ट्री की फैकल्टी है ना, मैं उसको फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। ये मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। अब प्रोफेसर की ईमेल को निकालना, ठीक है। सपोज ये कोई प्रोफेसर है यू बाय नाम का, ठीक है, और ये इसकी ईमेल है, ठीक है। अब मैं इसकी रिसर्च देख लूंगा, इसने एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया हुआ है, और ये जो इसके एजुकेशन है वो इसकी कहाँ से है, एक्सपीरियंस कहाँ से है, इसके रिसर्च इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है, ये किस पे काम करवा रही है, तो ये सब मैं देख लूंगा। और इसको यहाँ से मैं ईमेल को कॉपी करूंगा और जीमेल पे जाके इसको फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। और उसको ईमेल लिख के मैं अपने साथ सीवी अटैच करूंगा, ठीक है। एक प्रोफेशनल आपने सीवी बनानी होती है, ठीक है, आप उसको सीवी को अटैच करते हो और उसको ईमेल कर देते हो। अगर प्रोफेसर आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड होता है फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल कर लेते हैं, और कभी कभार ये होता है कि आपको वो डायरेक्ट एक्सेप्टेंस लेटर भी दे देता है मास्टर्स के लिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि चाइनीज यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जब आपकी एक्सेप्टेंस हो जाती है तो ये होगा कि फिर आप उसी जो यूनिवर्सिटी होती है आप उस भी प्रोफेसर के पास जाके आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके रिसर्च ग्रुप में आप एंटर हो जाते हो। तो एक्सेप्टेंस लेटर का बेसिक मकसद ये होता है कि, और कुछ और डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी है उसमें। एरास्मस मंडस की स्कॉलरशिप है, यूरोप की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है वो। और इंग्लैंड के लिहाज से देखो, यूके के लिहाज से तो उसकी शेवनिंग की स्कॉलरशिप है, वो फुली फंड स्कॉलरशिप है। रैस्मस फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अमेरिका के देखो तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, वो फुली फंडेड है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है जो हम इसकी वेबसाइट आपको मैंने ओपन करके दिखाई है, बाकी सबकी वेबसाइट्स भी ऐसी होती हैं। तो बेसिकली होता है हम उसकी वेबसाइट को देखना है, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना। जब आप फुलफिल करते हो तो एप्लीकेशन आपने एक चीज और नोट करनी है कि इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है। आपने एप्लीकेशन डेडलाइन को नोट आउट करना है कि एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुई हो तब इसकी डेडलाइन है। ये ना हो आप सब कुछ तैयार कर लो तो एप्लीकेशन जो डेडलाइन है वो गुजर जाए, उसके बाद वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये सब सेशन में इंक्लूडेड था। बेसिकली आपको मकसद ये था कि आप सब लोग एक अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छी कंट्री में आपका मतलब आप रह सकें, ठीक है। और डॉलर्स और यूरोस में अर्न करें, जो भी उनकी करेंसी है वो पाकिस्तान से तो हैवी होएगी। और स्कॉलरशिप की जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिस ना करें, ठीक है। आप ये ना सोचें कि यार मैंने अब चाइना जाना है, या ये अच्छी कंट्री नहीं है, या मैं यूरोप में जाऊंगा ये अच्छी कंट्री नहीं है। मोस्टली मैं आपको एक केस बताऊं, हम सोचते हैं यार कि हम किसी बहुत बड़ी कंट्री में चले जाए ना, तो चाइना के अलावा भी कुछ जो कंट्रीज हैं वो स्कॉलरशिप को ऑफर करती हैं, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ताइवान है। एशिया की यूनिवर्सिटीज बता रहा हूँ, सिंगापुर है। सिंगापुर का जब पासपोर्ट देखते हो तो
पासपोर्ट उसका बाकी सब कंट्री से हैवी पासपोर्ट है सिंगापुर का, जापान का बहुत अच्छा है पासपोर्ट है, ठीक है। जब यहाँ से मास्टर्स कर लेते हो तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है कि आप बाहर आसानी से मूव कर सकते हो ऐसी कंट्रीज में जहाँ आप फर्दर आप रहना चाहते हो, आप रेजिडेंट रहना चाहते हो, आपको वहाँ का पासपोर्ट चाहिए होता है, आप वहाँ नेशनल होना चाहते हो, वहाँ मूव करना आसान होता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी जो जब आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करो तो आप अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करो, ठीक है। आप ये ना सोचो कि मैं पाकिस्तान में ही कमा लेता हूँ या पाकिस्तान में ही क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब की तलाश में निकल आऊँ, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स भी कर रहे हैं वो भी अब कोशिश करें कि हम किस तरीके से पाकिस्तान में निकल के हम बाहर मूव करें हम, ठीक है। तो आप में से एक आपकी फैमिली में से एक भी बंदा अगर बाहर चला जाता है तो स्कॉलरशिप पे तो उसके पीछे आप अपनी पूरी की पूरी फैमिली आप सेट कर सकते हो, आप घर बना सकते हो, ठीक है। आप अपने छोटे बहन-भाई की शादी करवा सकते हो, अपनी शादी टाइम पे कर सकते हो, 25-26 पे जहाँ भी आपका दिल करता है। तो ये चीज़ें हैं, इसको नोट डाउन रखना अपने माइंड में, ठीक है। और कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो वो आप जो होस्टिंग टीम है उनसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अगर उनका सवाल हो कोई तो वो बाद में भी पूछ सकते हैं। और अभी हाउस ओपन है, अगर आपका और कोई सवाल है तो आप उस पे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं गाइड कर सकता हूँ, आप पूछ सकते हैं, अभी मौका है आप सबके पास। हाँ, मैंने सेशन को क्लोज करते हैं। सारे चुप हो गए। आप कोई कमेंट्स भी दे सकते हैं कि हमें आपका सेशन अच्छा लगे कि नहीं। जी सर, आपके जो सेशन है आज का मुझे ये जो है बहुत अच्छा लगा और मेरी जो है वो बातें जो है वो सारी तकरीबन नई थी और मैंने बहुत कुछ जो है वो सीखा है। तो हमारे नौजवानों के लिए जो इस तरह के सेमिनार जो है वो ज़रूर इस तरीके से होने चाहिए, टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना चाहिए और बिल्कुल। बेसिकली चीज़ जो थी ना आज नई थी, मैंने बहुत सी जो है वो नई बातें सीखी। थैंक यू सो मच। आपको और बताइए। एक्चुअली जब मैं आपकी एज में था तो मेरा ना जब मैं मतलब ग्रोइंग एज में था तो मेरा चर्च से शुरू से ही गिला रहा है कि चर्च के प्लेटफॉर्म से कभी हमें ये अवेयरनेस प्रोवाइड नहीं की गई, ठीक है। और आपको एक चीज़ बताऊं कि जो बड़े पादरी हैं, जितने भी बिशप साहिबान हैं या मॉडरेटर्स हैं या प्रिंसिपल हैं, उनके सारे के सारे बच्चे बाहर हैं, ठीक है। वो पाकिस्तानी की जो आम है उनको तो कहते हैं कि आप पाकिस्तान से लॉयल रहो, आप पाकिस्तान में रहो, पाकिस्तान में रह के काम करो, पाकिस्तान को ना छोड़ो, ठीक है। लेकिन उन सबके बच्चों को आप देखोगे वो सबके बच्चे बाहर हैं या उनके पास नेशनैलिटी है, ठीक है। तो अगर आप स्कॉलरशिप को विन करते हो, आप भी बाहर के नेशनल होते हो, तो आप मेरे ख्याल से तो आप पाकिस्तान के जो टॉप रैंक के जो फैमिलीज़ हैं, क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं, तो आप उनमें इंक्लूड होते हो, ठीक है। आपको कोई मैं चाहता हूँ कि हमारी थोड़ी-सी नज़र ना इनसे हट के जो पासवानों से हट के थोड़ी स्कॉलरशिप पे पड़े, ठीक है। आप उस पे गौर करो और मैं ओपनली नाम नहीं लेना चाहता, मुझे काफ़ी पादरी साहिबान का पता है जिनके बच्चे बाहर स्टडी कर रहे हैं। तो चर्च के प्लेटफ़ॉर्म से मेरा शुरू से ही गिला था, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ लाइट ऑफ वर्ल्ड की टीम का जो अपने लिए दर्द रखते हैं कि हमारी जो क्रिश्चियन यूथ है वो इन चीज़ों के बारे में सीखे, ठीक है। तो आप सब बहुत लोग ब्लेस्ड हैं कि आपको ऐसे लोग या ऐसे सीनियर्स मिले हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं। तो खुदा का आप शुक्र अदा किया करें। थैंक यू सो मच आपकी कमेंट का। और किसी का कोई सवाल है? एक्चुअली ये जो सेशन है इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं। इसमें आपको बताया जा सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कैसे करना है, ठीक है। उसमें फिर आपको बताया जा सकता है। हर डॉक्यूमेंट को रेडी करते हुए एक सेशन भी उस पे किया जा सकता है। जैसे मोटिवेशन लेटर है, वो आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इस लिहाज से होता है क्योंकि
अगर आपकी क्या कहते हैं, अगर आपकी सपोज़ आपकी जो डिग्री है उस पे मतलब आपका इतनी परसेंटेज अच्छी नहीं रही स्टडीज़ के लिहाज से, लेकिन आपकी अगर मोटिवेशन बहुत अच्छी है, ठीक है? कि आप क्यों मास्टर्स वहाँ से करना चाहते हो, तो वो जो आपकी जो एडमिशन कमेटी होती है ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, वो कई बार मोटिवेशन लेटर पे ही आपको एडमिशन्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि हम मोटिवेशन लेटर को स्ट्रॉन्ग बना के लिखें। और एक चीज़ का मैं आपको एडिशन आपको करते जाऊँ कि आप बेसिकली अभी तो आप बैचलर्स में नहीं हो या प्रेज़ेंटेशंस वैसे नहीं बनाते। लेकिन हमारे पास एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, जो अगर हम गूगल का अच्छे से फ़ायदा उठाएँ, ठीक है? ये कुछ एआई टूल्स हैं, इस पे आ जाता है बार्ड गूगल एआई। ये इसकी वेबसाइट है। ठीक है, अगर इसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है ईमेल लिखने में या मोटिवेशन लेटर बनाने में या सीवी बनाने में, तो आप इसमें प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कि हाउ टू मेक अ मोटिवेशन लेटर फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है? आप इस पे सर्च कर सकते हैं। और वो सारे पॉइंट्स दे देगा, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग अ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप का प्रोग्राम क्या है? थोड़ी-सी आउटलाइन्स बनाएँ अपनी, क्राफ्ट करें, इंट्रोडक्शन अपना, एकेडमिक अचीवमेंट्स जो हैं आपकी वो बताएँ, ठीक है? और डिफरेंट डिफरेंट मतलब यहाँ बता सकते हैं और यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल पे आप देखोगे तो वो आपको एक एग्ज़ाम्पल बना के दे देगा। ये आपका नेम, एड्रेस, किस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं, डियर स्कॉलरशिप कमिटी, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय इंटरेस्ट इन स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय दिस ऑर्गनाइज़ेशन, ये सारा कुछ उसने दे दिया। ठीक है? इसमें आप सिर्फ़ नाम वगैरह भी चेंज करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उनको पता चल जाता है आजकल के को इसने एआई टूल यूज़ किया, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया। ठीक है? ये आप देख लेना bardgoogle.com, ठीक है? या चैटजीपीटी आजकल बहुत मशहूर हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ये आपको जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर आपने करने हैं, वो आपको आसानी हो जाएगी उसमें। और थैंक यू सो मच आप सबका। आपने मुझे टाइम दिया कि मैं आप सबको ये चीज़ें बता सकूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने इस बहुत ज़्यादा अच्छे एग्ज़ाम्पल